GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं वजीर आजम के मुआविन खसूसी कैसर अहमद शेख। उनसे मुलाकात के लिए चनियोट में वाक़ उनकी रिहाइश का पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बड़ी था, वेलकम। कैसे हैं आप सर? आपका ताल्लुक़ एक मशहूर कारोबारी ख़ानदान से है, तो फिर सियासत में कैसे आ गए? ये पूछा आपने कि सियासत में कैसे आए, तो मुझे ये शौक़ हुआ कि भाई अब दूसरे मुल्क कितने आगे हम लोगों को देखते हैं। वो हमसे कोरिया ने शुरू में डॉक्टर साहब के आप मशहूर है तो उन्होंने अपने इकानमिस्ट भेजे, तो मुझे ये ख्याल आया कि हम जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये चनियोट शहर जो आपने देखा है ना, इसमें पिछले 76 साल से कोई मैंने पहला इलेक्शन 93 में लड़ा, उससे पहले कोई बंदा भी उनके मुकाबले में जो कि बहुत बड़े बड़े ज़मींदार और लैंडलॉर्ड हैं, वो यहाँ से झंग और चनियोट से इलेक्शन लड़ते थे, तो वो उनका मुकाबला भी कभी कोई उनके मुकाबले खड़ा ही नहीं हुआ। तो क्योंकि वहाँ मैं कराची में बहुत पॉपुलर था, लोगों में मैं काम करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने होम टाउन में 93 में मुझे पहली बार, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक़्त बहुत कारोबारियों में पॉपुलर थे, 85 में चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने पंजाब के लिए काम किया, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो मेरा मजाक बनाने लगे कि तुम और चनियो, वो तुम्हें पता है कि कौन कौन लोग वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, वो तो बहुत दूसरे टाइप के लोग हैं और आप क्यों उनसे लड़ना चाहते? मैंने कहा जी आप मुझे टिकट दें। 90 में मैंने टिकट उनसे कहा, उन्होंने नहीं दिया। 93 में मुझे उन्होंने टिकट दे दिया, मैंने इलेक्शन लड़ा और पहला मेरा इलेक्शन था, मैं हार गया। तो उसके बाद 97 तक मैंने बहुत मेहनत की, मियाँ साहब ने मुझे टिकट नहीं दिया कि तुमने तो जीतना नहीं है, तो मैं इंडिपेंडेंट, मैंने कहा मुझे तो लड़ना है इलेक्शन, तो मैं इंडिपेंडेंट मैंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया। मेरे मुकाबले में नून लीग वाला भी था, मेरे मुकाबले में पीपल पार्टी वाले भी था, PTI का तो उस वक्त वजूद नहीं था, मेरे नीचे MPA भी कोई नहीं आता था कि इसने क्या जीतना है। इन दोनों कैंडिडेटों के टोटल से भी मैंने इंडिपेंडेंट ज़्यादा वोट लिए, और उस वक्त पंजाब में 97 में पीपल पार्टी ने 0 सीट ली, कोई सीट नहीं थी, PTI की तो सीट ही थी, किसी पार्टी की नून लीग के अलावा। हम 5 आदमी पंजाब से इंडिपेंडेंट बने। मियाँ नवाज शरीफ के बाद फुल मेजॉरिटी थी उनके, पंजाब 100% वो जीत के हुए थे, तो हम उनमें शामिल नहीं हुए। एक ऑप्शन था कि उनमें शामिल हो, एक था कि अपने तौर पर बात करें, तो हमने इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया। सियासत में आने का मकसद क्या था? अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा हुआ है। मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर 1883 में वो गए यहाँ चनियोट से कलकत्ता, और फिर हमारी फैमिली का बिज़नेस कलकत्ता, मद्रास, आगरा, और बिफ़ोर पार्टीशन 1946 में मेरे वालिद और चचा कराची में बिज़नेस उन्होंने शुरू किया। तो मकसद ये कि मुझे वो अर्ज थी कि, और मैं अभी भी है, कि हम किस तरह, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम पोटेंशियल है, हम समझते हैं पाकिस्तान में बहुत कैपेबल लोग हैं, लेकिन हम उनको जोड़ नहीं सके, हम कुछ किसी वजह से दुनिया से बहुत पीछे रह गए। तो ये अर्ज है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये नहीं मैं समझता हूँ कि मेरे राब्ते हैं और मुझे उन विजन पॉलिसीज़ का, और हमने देखी है दुनिया कैसे आगे बढ़े, तो ये इस सोच से हम पॉलिटिक्स में एंटर हुए। घर से तो कारोबार के गुर सीखे, सियासत के गुर किसने सिखाए? सियासत तो मैंने बड़ी डेप्थ में की है। मैंने जो चैम्बर्स की सियासत है वो इससे बहुत टफ है, ये तो बड़ी आसान सियासत है। ये जो है ना, हम समझते थे कि ये मुश्किल है, यहाँ तो पब्लिक की सियासत है, और आप सच बोलें तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। वो बड़ी हमारे गठजोड़ और ये सारी, तो वहाँ से मैं तो वहाँ रहा थ्रू आउट। पहला इलेक्शन मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 1973 में कंटेस्ट किया, और 87 में प्रेसिडेंट बना। तो 14 साल मैंने वो डेप्थ में बिजनेसमैन की, पॉलिटिक्स की सियासत की, और वो बड़ी मुश्किल सियासत होती है। आप अपने हलके में इतने मकबूल हैं, मुसलसल जीतते भी चले आ रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब ने आपको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत नहीं दी? 24 दिसंबर की रात को वो मेरे घर तशरीफ लाए, और वहाँ पे खाना, मैं क्योंकि मुझे टिकट नहीं देते थे, मैंने आपको बताया 97 में भी नहीं दिया, 2002 में भी नहीं दिया, 2008 में भी नहीं दिया। मैं कभी किसी काफ लीग में लोग चले गए, सारे नून लीग वाले काफ लीग में चले गए, मैं नहीं गया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ता रहा, मुस्लिम लीग से हटा नहीं। वो मेरे पास तशरीफ लाए, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था, मैं उन्हें उनकी बात मानी, और मैं 4-6 महीने मैं PTI में उनके साथ चला। लेकिन मैंने उनको देखा कि वो भी, वहाँ हमारे यहाँ असद उमर थे, वो माशाल्लाह मेरे दोस्त भी है,
वो हमें मौका ही नहीं देते थे कि भाई कोई बात हम भी कोई कर लें जो कि, तो मुझे समझ नहीं आई उनकी। मैं 4-6 महीने रहा उनके साथ और मेरे एरिया भी जो है वो वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। पाकिस्तान की तारीख में ये भी शायद एक अपनी नौइयत का अनोखा वाक़या होगा कि वालिद जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर हो और बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर हो। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया हुआ है। आपने मेरे बेटे की बात की तो वो उसने भी लाहौर में बड़ी मेहनत की और ये वाकई पहला एक और ऐसी मिसाल नहीं है। इसके साथ साथ मेरा फर्स्ट कज़न जो है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी रहा। तो हमारी एक फैमिली में तीनों बड़े बिजनेस के सेंटर, और ये इससे पहले नहीं है, मिसाल नहीं है। आप एक दबंग सियासतदान हैं जी, हुकूमती पॉलिसियों पर भी खुलकर बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं, तो क्या इस हवाले से पार्टी की तरफ से कभी किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा, तनकीद का सामना नहीं करना? मैं इसमें मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को बहुत अप्रिशिएट करूँ। मैं खुल के बात करता हूँ, मुझे आज तक कभी किसी किस्म की कोई कभी उन्होंने रोका नहीं है। और मैं अभी उन्होंने ये कहा कि आप स्पेशल असिस्टेंट टू नोटिफिकेशन मेरे नॉलेज में नहीं था, उन्होंने मुझे कहा और मैंने उनको यही पूछा कि मुझे अगर कुछ काम करना है तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। ये तो मेरी अर्ज है कि मैं इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। और ये यकीन जानिए कि आज तक मैं खुल के वहाँ भी अपनी पार्टी मीटिंग्स में भी बात करता हूँ। वो मेरे से लीडरशिप मोहब्बत करती है, मेरी बात सुन लेती है। लेकिन अभी मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है बहुत। उनके यहाँ जो ये है कि सिर्फ अगर वो जो चंद बंदों के साथ ही उन्होंने चलना है तो उनको चाहिए कि अपनी टीम को वाइडन करें। अब 10 साल से स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर रहे हैं और इतने कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, इसकी ख़राबी की वजह आपको क्या नज़र आता? मैं ये समझता हूँ कि हमारे दफ्तरों में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं हुई। हमने बाहर की इन्वेस्टमेंट को, जो मैंने देखा ना बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने तरक्की का, हर मुल्क का कॉमन पॉइंट है कि उन्होंने बाहर की क्योंकि पैसा अपने मुल्क में इतना नहीं होता, बाहर का बहुत उनके पास है। चाइना ने क्या किया, कोरिया ने क्या किया, वियतनाम ने क्या किया, अभी थाईलैंड और इंडिया ने क्या किया। इंडिया में इस वक्त लाइन लगी हुई है इन्वेस्टर्स की। कोविड जो है हमारे यहाँ कम था और इंडिया में ज़्यादा था, लेकिन बाहर का बिजनेसमैन पिछले साल $50 अरब लेके इंडिया में गया है और बांग्लादेश में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमसे बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ आता नहीं है क्योंकि हमने उसको भगा दी है। हमारा ब्यूरोक्रेट फैसिलिटेट नहीं करता, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे। इतनी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, यहाँ पे जो बाहर का कोई इत्तेफाक से आ गया तो इतना ज़्यादा कमा रहा है, उसकी बॉटम लाइन इतनी ज़्यादा है, लेकिन हम उनको इतना जिच कर देते हैं। पाकिस्तान का टोटल कर्ज़ा जो है, बड़ी अहम आपको फिगर्स दे रहा हूँ, पाकिस्तान के कर्ज़े का 93% बड़ों को दिया जाता है टोटल पाकिस्तान के कर्ज़े, और 7% सिर्फ छोटों को मिलता है। इंडिया में 15% छोटों को मिलता है, बांग्लादेश में उनकी टोटल कर्ज़े का 12% मिलता है। हम सारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उनको क्या पता उसने कभी चनियोट की गलियों में वो फिरे हैं, देखिए ना, या किसी अपने इलाके में गए हैं। यहाँ पे हफीज़ शेख आ जाते हैं पीटीआई से, पीपल पार्टी से, वही हफीज़ शेख पीटीआई से आ जाते हैं, वही शौकत तरीन पीपल पार्टी से होते हैं, वही शौकत तरीन पीटीआई से आ जाते हैं, वही मिफ्ता इस्माइल, जिसको पता ही नहीं है कि क्या होता, लोगों के साथ इनपुट किस तरह है। जैसे आपने अभी बात की कि सबसे ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्शन ये आता है कि यहाँ पे कारोबारी बरादरी टैक्स नहीं देती, तो ये कारोबारी बरादरी टैक्स क्यों नहीं देती? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जब तक कोई लेने वाला उनसे नहीं होगा, हम मिलजुल के, हम टैक्स इसलिए नहीं देते कि हमारा जो टैक्स बनता है और जो टैक्स वसूल करने वाला है दोनों मिल जाते हैं आपस में, और उसका दोनों को फ़ायदा हो जाता है। जब तक ऐसे वसूल करने को जो सारे क्या हुआ, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर सके? मैंने कई बार मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भेजा, मुझे मेरी जिम्मेदारी देखे रेवेन्यू कैसे वसूल होता है। बात ये है कि कोई जब है ही, सब मिलजुल के पाकिस्तान में काम हो रहा है, अगर होना यही है, चंद अमीरों को ही सारा जो कंसेशन है, ये देख रहे हैं ऑप्टिमा वाले सारे मेरे अपनी फैमिली के हैं, वो नाराज़ होंगे, उनको इतनी सस्ती बिजली क्यों आप देते हैं? देखिए, ये अजय मैं यही सवाल कर रहा है ना, जो आपसे सवाल कर रहा है, उनको टैक्स जो है हमने फ़िक्स किया हुआ है 1%। भाई अगर आप कमाई कर रहे हैं तो उसका टैक्स देना है ना, कोई भी कमाई करेगा उसको टैक्स देना है। तो बात सिर्फ यही कह रहा हूँ कि फैसिलिटेट ही हम हमने पाकिस्तान को, ये इमरान खान साहब सही कहते हैं कि यहाँ अमीरों का
पाकिस्तान और गरीबों के पाकिस्तान में फ़र्क है, लेकिन ख़ुद उन्होंने ख्याल नहीं किया। बात तो सही करते हैं, हम बड़ी इंडस्ट्री से टैक्स लेते नहीं, एक्सपोर्ट को हमने सिर्फ 1% फिक्स टैक्स किया हुआ है। वाई तो जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, और IMF भी और जो बैंकों ने जो अशर मचाया हुआ है, बैंकों ने जो जिस तरह का वो इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा टैक्स करें ना। जितना ज़्यादा आपके पास डेप्थ में नॉलेज है जी, तो वज़ीर आज़म साहब आपसे उस तरह फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? ये तो मुझे भी समझ नहीं आती। मैं तो इसीलिए पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, उनसे बार बार मैं सवाल करता हूँ। इंशाल्लाह अभी उन्होंने मुझे ये पोजीशन दी है, हो सकता है मैं उनसे मिलता हूँ और उनको गुजारिश करूँगा कि कुछ ना कुछ मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। मैंने की भी है, मेरे ख्याल में मुझे मौका देंगे। जो भी हुकूमत आती है वो आकर यही कहती है कि पिछली जाने वाली हुकूमत हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गई है और इकॉनमी को तबाह करके गई है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कह दिया 30-32 साल पहले इंडिया सिर्फ 4 गुना था। अगर वो 12 गुना अब हो गया, वो इतना बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़े, तो हमारी हुकूमतों का, लगातार हुकूमतों का कसूर है। लेकिन क्या वजह हुई हमारे यहाँ? मैंने बात 97 में, आपको बड़ी दिलचस्प बात भट्टी साहब बताऊँ, जब मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप का लीडर था तो मेरे हाउस में कई तकरीरें हैं कि आप रीजनल ट्रेड करें, आप इंडिया से ट्रेड करें, आपके फ़ायदे में है। ये बात पे मेरे से बाद इदारों ने रेड लाइन लगा दी। मैं खुल के बातें करता था हाउस में, जो मुल्क के मफाद की, मेरा ज़ाती तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन इंडिया के साथ उस वक्त तो बात करना भी ममनू था। अभी मैं NDU के कोर्स में गया हूँ, अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे, और वो खुद ये बातें कर रहे हैं। आज 25 साल बाद उनको समझ आ रही है बात। जब तक हम मिलजुल के काम नहीं करेंगे, सबको एक दूसरे का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेट का एप्टीट्यूड ये नहीं है, उनका ब्राटअप इकनॉमिक और फाइनेंस में नहीं हुआ। जितने भी हम देखते हैं ना बाहर हमारे अटैची हैं, और जो इकनॉमिक हमारे जो मैटर्स को देखते हैं बाहर की एम्बेसियों में, तो वो लोगों का उनको पता ही नहीं है, वो फैसिलिटेट ही नहीं करते। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अगर आएगा ही बैंकर, होगा ही वो बैंकर, उसको पता ही नहीं होगा कारोबार का। वो अगर सिर्फ यही देखेगा कि कर्जा लेना और कर्जा देना कैसे है, फुल टाइम उनका यही काम है। ये नहीं कि भाई हमारे लोग कैसे तरक्की का, हमारी इकानमी कैसे बढ़े, ग्रोथ कैसे हो। अपने इलाके की तारीखी हैसियत के बारे में बताया। ये एक घर जो छोड़ के शहजादा आलम मन्नू साहब जो फेडरल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये उनका घर है। ये इजाज़ साहब सेनेटर, जो सेनेटर इजाज़ से, जो गौरव इजाज़ के वालिद हैं, तो उनका ये घर है। डेरे पर आए वोटर्स और अहले इलाका के मसाइल सुने। चनियोट बाजार आए, दुकानदारों से मुलाकात की और उनके मसाइल पूछे। जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बाजार में तारीखी उमर हयात महल दिखाया। ऑर्थोपेडिक सर्जन का थिएटर अलग बनाया है, तो उसमें एक ऐड की है मशीन ने, एक जो 22 लाख की है। जी सर, 22 लाख की मशीन लेके आए हैं सियाम। उससे ये होता है सर्जन हजरात को देख लेते हैं कि हड्डी सीधी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। जो आपने कहा ना कि ये शहर में सेहत कार्ड वाले बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, और यहाँ पे जो डॉक्टर सेहत कार्ड की टीम आई, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिस तरह आप ये चला रहे हैं और जितनी सहूलतें दे रही हैं। बाकी छोटे छोटे बल्कि उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि ये हमारा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेहत कार्ड पे तो आ गया, मगर ऑलरेडी वो सेहत कार्ड के बेस पे ही हम इसकी सर्विसेज कर रहे थे। हमारा है कि जो यहाँ के शहरों को बेहतरीन फैसिलिटीज़ दें, यहाँ से वो फैसलाबाद ना जाएँ, रवे ना जाएँ। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेहतर फैसिलिटीज़ दे दें। और मियाँ कैसर साहब हमें हरकत मोटिवेट करते रहते हैं। हमारी बिरादरी यहाँ पे नहीं है, मगर हम यहाँ आके सर्विसेज देते हैं और इंशाल्लाह सर्विस देते रहेंगे। और इसको एक दिन बेहतरीन हम हॉस्पिटल एक लेवल का इसको बनाएंगे, और इसकी जो लेटेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं, जो मॉडर्न तकाजे हैं, उस पे बेस पे हम इसको हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे हैं। ये इस्लामिया हॉस्पिटल है, इसके सामने बासत मेडिकल है। आपने मुझे देखा कि मैं खुली कचहरी में जाता हूँ या कोई भी मैं नहीं होता यहाँ, तो जो इनकी दुकान पे आ जाता है फ़ोन करता है मुझे,
मोबाइल पे, या इनको ही आप मैंने ऑथोराइज किया हुआ है कि हर एक को जो जिसके बाद डॉक्टर का नुस्खा है उसको ये फ्री मेडिसिन यहाँ मिलता है। बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से बनने वाली चनियोटी रोड का इफ्तिताह किया। अंजुमन इस्लामिया कॉम्प्लेक्स आए। रशीदा असलम स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। यही चाहूँगा कि इसको ये स्कूल फले फूले। अपनी तरफ से मैं चनियोट अंजुमन इस्लामिया का जो इस वक्त मैं वहाँ वाइस चेयरमैन भी मुझे रिसेंटली उन्होंने इलेक्ट किया है, तो उसकी चनियोट अंजुमन इस्लामिया को मैं अपनी तरफ से 10 लाख रुपए का स्कूल के लिए ऐलान करता हूँ, इस स्कूल को ताकि दिया जाए। और ये आपने मुख्तार भाई ने जो कहा कि हम कोई IT का इदारा बनाना चाह रहे हैं फैसलाबाद, वो भी मैं अपनी कंपनी की तरफ से और अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए वो मैंने वादा किया हुआ है आपको, वो भी मैं जब आपको ज़रूरत होगी हाजिर है। कॉम्प्लेक्स में कायम आंखों के हॉस्पिटल का दौरा किया। कैसर साहब, ये जो हॉस्पिटल है इसके बारे में बताएं कि यहाँ पे इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों का इलाज होता है और किस किस्म का इलाज यहाँ पर किया जाता है। ये चनियोट अंजुमन इस्लामिया के तहत ये इदारा है, बिल्कुल टोटल फ्री यहाँ पे आँखों का इलाज होता है। मैं मियाँ नसीम शफी जो इस वक्त हमारे चेयरमैन हैं चनियोट अंजुमन इस्लामिया, उन्होंने ये डोनेट किया है ये, और अपनी बेगम के नाम पे उन्होंने ये किया है। पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और ये वाहिद हॉस्पिटल है आँखों का जहाँ पर 40 बेड यहाँ पर हमने रखे हैं कि मरीज़ को अगर रखना हो तो यहाँ पर वो रह सकता है। ये वाहिद हॉस्पिटल है पंजाब में जहाँ पर बेड है। यहाँ पर तकरीबन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 400 से ज़्यादा OPD हो रही है इस वक्त। मेरे ख्याल के मुताबिक 40 एवरेज हमारी जो है वो ऑपरेशन हो रहे हैं और जो हमारा कैपेसिटी है वो है 100 की। 100 जो हमने जो यहाँ पर जो थिएटर बनाया है उसके अंदर हम 100 ऑपरेशन डेली कर सकते हैं। आम तौर पर तो शेख बरादरी के बारे में ये तासुर है कि ये बड़े कंजूस होते हैं। वो तासुर गलत नहीं है। हम अपनी ज़ात पे अपने लिए खर्च करने में कंजूस हैं, लोगों के लिए खर्च करने में तो हम बहुत मुखय्यर हैं। और चनियोट शेख बरादरी पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम करती है, कोई एक काम नहीं है। कराची या चनियोट में, फैसलाबाद में, लाहौर में, कराची में हमारे बहुत बड़े काम हैं और सारे थ्रू आउट। और 1901 में मैंने जिक्र किया अपनी तकरीर में, जो स्कूल बना है ना जी, उस वक्त यहाँ तसव्वुर भी नहीं था तालीम का। यहाँ ये झंग और चनियोट बहुत बड़े फ्यूडल्स का और वडेरों का इलाका है, आपको पता है कि। और मैं पहले मैं जो है वहाँ पे कराची में बिज़नेस के इलेक्शन कंटेस्ट करता रहा। अब बात ये है कि जब तक हम अपने एरिया में आके खिदमत नहीं करेंगे, यहाँ पे ये जो सबको मैंने मोटिवेट किया और यहाँ पे मुख्तलिफ इदारे नए सिरे, पहले कुछ इदारे बने हुए थे जैसे वो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए थे। चनियोट स्कूल की बात कर रहा हूँ, एक इस्लाह स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, जितने भी यहाँ इदारे हैं गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया यहाँ। फास्ट यूनिवर्सिटी चनियोट कैंपस पहुंचे और इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया।
ये हमारा स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर है। ये यूँ समझ लें कि वन विंडो ऑपरेशन जिस तरह से होता है कि बच्चा आएगा यूनिवर्सिटी के अंदर किसी काम के लिए तो उसे किसी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ यहीं से उसका सारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। कमरे आपको अंदाज़ा होगा, यानी हम रहते हैं MNA जो रहते हैं लॉजेज़ में, जो पार्लियामेंट लॉजेज़ हैं जी, वो कमरों का और इसका स्टैंडर्ड देख लीजिए, अंदाज़ा कर लीजिए ज़्यादा बेहतर है। वहाँ चूहे हैं हमारे यहाँ और हम अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि भाई चूहों को ठीक करो, तो वो नहीं हम कर पा रहे पार्लियामेंट में, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे। बतौर बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं, मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियां ठीक थी या इसहाक डार साहब की? जी देखिए, दोनों की पॉलिसियां अपनी अपनी हैं। वो मिफ्ता साहब IMF के साथ फौरी तौर पे समझौता कर रहे थे और डार साहब का ये कहना है कि हम लोगों के मामलात को भी देखें, उनके ऊपर एकदम सारी मुश्किलात न डाल दें। दोनों की बैलेंस होना चाहिए। अब ये फाइनल इवेंचुअली फ़ैसला ये हुआ है कि दोनों पॉलिसियों का अब जो डिस्कशन हो रही है ये के साथ साथ उनको कन्विंस किया जाए IMF को कि छोटा जो तबका है उस पर बहुत कम बोझ बढ़ना चाहिए और ग्रेजुअली कोई जो मुश्किलात तो हैं हमारे और लोगों को, ये जो महंगाई होनी है वो तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा ग्रेजुअली बोझ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसमें तो इकनॉमिक्स में तो देखें ना, कोई ये एक एग्जैक्टली कि कौन सी पॉलिसी, हर पॉलिसी की प्लस और माइनस होता है। ये कैसा मुश्किल फ़ैसला है कि जिसमें सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ये अब देखें ना, अवाम तो मज़ीद बोझ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, जो अवाम का हालत है ना इस वक्त। तो अब रियलाइजेशन ये शुरू हो गई है, अब जो कुछ बोझ होगा ज़्यादातर वाकई उस तबके पे होगा जो कि एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइटेड क्लास है, या जो कि जिनका जो एफ्लुएंट क्लास है। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब और मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने की उनकी सकत नहीं रही, जो जितनी सख्त थी वो तो हमने ऑलरेडी उनको निचोड़ ली है। तो अब यही होगा कि, और मैं समझता हूँ कि IMF भी ज़ोर दे रही है, वो कह रही है कि आप गरीब तबके से क्या आपने लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स की बजाय ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स आपका होना चाहिए। आपके मुखालफिन कहते हैं कि मरियम नवाज़ की वापसी का ट्रम्प कार्ड वो भी नहीं चल सका। जब तक लोगों की बेहतरी की बात नहीं होगी ना, लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा कोई भी। हमारी तमाम, मेरे ख्याल में ये पार्लिमानी सिस्टम ही ख़त्म हो गया, हम रिडंडेंट कर दिए। 15 साल से आपने देखा कि कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई ना, कोई बीच में नहीं, लेकिन 15 साल पहले और आज हमने क्या रिज़ल्ट दिया लोगों को। आप देख रहे हैं कि कराची में इलेक्शन होते हैं तो 10-12% लोग वोट देने आते हैं, और पार्लियामेंट्री निज़ाम पे किसी को लोग आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हमारी बातों पे, पॉलिटिशियन की बातों में भरोसा ही नहीं रहा। तो हमें डिलीवर करना होगा जो कि हम नहीं कर पा रहे। बात तो बड़ी क्लियर है। मरियम नवाज़ की वापसी से सीनियर क़यादत में जो इख्तलाफात हैं और मरियम नवाज़ को जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा दिया गया है, आपके ख़्याल में क्या ये दुरुस्त है? मैं ये कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ जब भी कोई हमारे अपने भी कोई होता है ना, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी किसी ओहदे का होता है तो हम अपनी राय लेके अब कम से कम डायरेक्टर से और ये फैसला करते। बेशक देखिए, मुझे उनकी ज़ात पे नहीं है, अगर लोग हमारी पार्टी उसको चुनेंगी ये उनको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसमें वज़न भी आएगा। तो ओहदा होता तो देखिए ना, अगर वो मेरिट पे हमारी पार्टी समझती है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये इस तरह नॉमिनेशन उनकी नहीं होनी चाहिए, मैं उसके ख़िलाफ़। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए तो मखलूत हुकूमत बनाएंगे। नून लीग की इसके बारे में क्या राय? देखिए, इस वक्त तो अब कोई डिसीजन तो हुआ नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग ने अकेले इलेक्शन लड़ना है या मिलजुल के हमने इलेक्शन लड़ना है। तो ये तो सारा डिपेंड करता है, जिसकी मेजॉरिटी होगी हुकूमत तो उसी ने बनानी है ना। हर पार्टी ने अपना अपना अभी तक तो कोशिश कर रही है, हो सकता है ये इलेक्शन इकट्ठा हो। मेरे ख्याल में तो बहुत सी चेंजेस आएंगी अगले इलेक्शन से पहले। कोई एक पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो अकेले हुकूमत बना सके। मुस्लिम लीग नून जिन सियासी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ थी, आज वही सब कुछ उनके अपने दौरे हुकूमत में हो रहा है। क्या ये खुला तजाद नहीं? जी बिल्कुल खुला तजाद है जी, इसमें क्या शक है। जब हम एक बात करते हैं,
तो लेकिन ये हर हुकूमत ही यही कर रही है। अभी जो हुकूमत आती है, अब इस किस्म की बगावत के जो मुकदमे हैं, ये जो हमारे ख़ुद अटारनी जनरल ने वो उन्होंने भी कहा है कि ये कॉलोनियल लॉ है, उस वक़्त के होते थे। कोई तरीक़ाकार करें ना। अब ये कोई तो मैं समझता हूँ चलने वाली बातें नहीं है, ना लोग इससे सेटिस्फाई हैं इन बातों से। जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून अवाम में क्या बयानियाँ लेकर जाएगी? मैं समझता हूँ कि मुश्किल है इलेक्शन का टाइम पे होना। इससे पहले आपस में अच्छा फ़र्ज़ कीजिए हो जाते हैं, और फिर ये क्या गारंटी है कि आज तक किसी इलेक्शन को तो किसी ने माना नहीं, कोई एक इलेक्शन भी नहीं है जिसका रिज़ल्ट मान लिया गया। क्या होगा? क्या फिर वही टर्माइल, जो हार जाएगा वो कहेगा धांधली हुई है और चढ़ दौड़ेगा, इस्लामाबाद धरने दे देगा। तो कोई पहले आपस में हम मिल बैठ के कोई तयन तो कर लें ना। देखिए एक वक्त था जब हमारे यहाँ या तो इस्टेब्लिशमेंट बिठा देती थी और या टावरिंग पर्सनैलिटी लाइक नवाबदादा नसरुल्लाह। अभी तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं कि एक दूसरे को बिठाने वाला, हम तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चोर डाकू ही कह रहे हैं, और ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह तो मुल्क नहीं आगे बढ़ते। इमरान खान ने अपने कहने के मुताबिक असम्बलियाँ खुद ही तहलील कर दी हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मैं तो इमरान खान साहब को मेरे ख्याल में इंतशार के अलावा उनका और कोई एजेंडा नहीं। पहले वो कहते थे कि इलेक्शन की डेट लेने के लिए वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आपने पता नहीं मेरे प्रोग्राम दिया, मैं कह रहा हूँ इलेक्शनों के माहौल नहीं है, इलेक्शनों का सूरत हाल नहीं है। पहले आप बैठ के कोई लाया अमल बनाएं, कोई एजेंडा बनाएं तो इलेक्शन। तो वो कहते रहे, रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्होंने खुद अपनी असम्बलियाँ वहाँ पे बजाय इलेक्शन की डेट लेते लेते उन्होंने अपनी असम्बलियाँ तोड़ दी। पहले वो नेशनल असम्बली से चले गए, अब वो कह रहे हैं हम आना चाह रहे हैं। कोई सोच समझ के बात करें, कहना चाहते क्या हैं वो? कोई तरीका था कि वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी थी उनके पास, खुद ही निकल गए। और पिछले 7-8 महीने से हम उनसे कहते रहे कि आ जाओ आ जाओ। अब उनको जब लगा, जो पंजाब में जिस तरह की इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उन्होंने देखा कि यहाँ भी इसी तरह हो जाएगा सेंटर में, तो उसके लिए वो आना भी चाह रहे थे। तो उन्होंने मकसद ये है कि या तो वो अपना कोई लाया अमल सामने लाए ना, वो तो सिर्फ इंतशार के अलावा पाकिस्तान में जानबूझ के कि कहीं भी वो कहते हैं कि कहीं बैठ के भी कोई मसले का हल नहीं निकले। 12-13 पार्टियाँ मिली हुई हैं, 11 पार्टियाँ मिली हुई हैं, जो ये मैं मानता हूँ कि हमसे मसाइल का हल नहीं हो पा रहा, मुश्किल हालात हैं, हम कोई बेहतरी नहीं कर पा रहे, आई एक्नॉलेज इट। लेकिन इमरान खान साहब तो जो और चाहते हैं कि इसका और इंतजार पहले, और कोई हल निकले ही नहीं, तो उससे तो फिर ये कोई मुल्क के लिए कोई खैरखाई तो नहीं है। ये जो मिड टर्म आपने हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में जो आपने हुकूमत चेंज की और आप लोगों की हुकूमत आ गई, इसके नतीजे में आप क्या समझते हैं, आपने क्या खोया क्या पाया? हमारी जो हुकूमत आई ना जी, अब ये समझते हैं हम कि उसी वक्त हमें इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी जो हमने सुना है कि उनका भी राय यही थी कि अगर उस वक्त इलेक्शन अनाउंस कर देते तो एक तो हमारी बहुत अच्छी पोजीशन थी उस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने डिलीवर नहीं किया था। लेकिन पिछले 10 महीनों में बहुत तकलीफ़देह हुआ है, महंगाई एक रिकॉर्ड हो गया उसका, और लोगों की जो तकालीफ बहुत बढ़ गई हैं, तो हमारी पॉपुलैरिटी में फ़र्क आया है हमारे जो लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं डिलीवर किया। लेकिन ये मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि ये हमसे ये गलती हुई है कि हमें उसी वक्त इलेक्शन जल्द से जल्द 1 महीना 15 दिन में हमें इलेक्शन में चला जाना चाहिए था। हुकूमत को कंटिन्यू करने का उस वक्त फ़ैसला किन का था? ये सारे फैसले जो होते हैं ना, ये हर पार्टी में 5-7 बंदों के होते हैं। कोई फ़ैसला किसी का, हमारी पार्टियों में ना तो इलेक्शन होते हैं। आप बताइए किस पार्टी में इलेक्शन होते हैं? मुल्क में तो इलेक्शन का पीटीआई कह रही है बार बार इलेक्शन कराओ, इलेक्शन के बगैर कोई गुजारा। अपनी पार्टी में इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्या? हमारी पार्टियों में इलेक्शन नहीं होते। हमारी पार्टियों में 1, 2, 4, 5 बंदे फ़ैसले करते हैं। मुझे अभी तक नहीं पता कि फ़ैसला करता कौन है। मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, अभी तक ये समझना चाह रहा हूँ कि फ़ैसला होता किस तरह है। अब मैं आपको क्या बताऊँ? आपको भी, इतने सीनियर लीडर को भी मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता? तो किसी गिनती में भी नहीं है। बात है कि मुझे ये समझ ही नहीं आती कि कोई एक कॉमा फुल स्टॉप हमारे हाथ में इलेक्टेड मेंबर के पास है क्या? मैं तो आया था, आपको कई बार कह चुका हूँ कि ये अर्ज थी कि हम कोई ना कोई रिज़ल्ट निकालें, कोई बेहतरी करें। यकीन जानिए कि हमें किसी पॉलिसी का कुछ पता नहीं है, और पिछले 4-5 महीने से हमारी पार्लियामेंट पार्टी की मीटिंग भी नहीं हुई कि वहाँ कोई बात कर सके। अब कोई तरीक़ाकार यही आप मीडिया से जो बात करते हैं वही होती है। अदरवाइज़ असम्बली भी में मौका, चलो असम्बली में भी मैंने 2-3 बार बात कर लेंगे, लेकिन होगा क्या उससे? वो सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के अलावा और कुछ भी नहीं।
सिर्फ पॉलिसी जो बनती है, और ये हमारे मुल्क के प्रॉब्लम ही यही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को खुल के कहा है, अब ये इस वक्त मईशत का बहरान है। अब इस वक्त कौन फैसले कर रहे हैं? हमारी असम्बली में तो कोई फैसला नहीं हो रहा। असम्बली में फैसला, स्टैंडिंग कमेटी हमारी है फाइनेंस की बने, वहाँ पे पिछले 10 महीने में कोई फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास आने को भी तैयार नहीं, और हमने उनको ओवरसाइट करनी है। और किस तरह ओवरसाइट करेंगे जब हमें वो बताएंगे कुछ नहीं? तो ये अनफॉर्चुनेटली ये है हमारे यहाँ। हम जमहूरियत नाम के तौर पे हमने जमहूरियत रखी हुई है, और ये चलने वाली बात नहीं है। और बहरहाल ये लोगों को भी इवेंचुअली सारी आहिस्ता आहिस्ता जो आप मीडिया में बड़ी अवेयरनेस हो गई है इन सब बातों की। आपकी नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात हुई जी, बड़ी तफसीली गपशप हुई जी, तो उन्होंने वापस आने का क्या कहा? जी, मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जल्द से जल्द वापस आएँ, हम चाह रहे हैं कि आप आएँ, क्योंकि आप एक बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी है, आपने डिलीवर किया है। तो उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द आऊँगा, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आऊँगा। और बड़ी अच्छी मेरी मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई, उन्होंने मुझे बहुत वेलकम किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब की ये खूबी है कि कोई भी उनसे मिल लेता है, वो जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से उनसे बातचीत करते हैं। उनकी वापसी में क्या चीज़ रुकावट है? मुझे क्या, मैं फिर वही बताऊंगा, मुझे कोई वो बताएंगे तो मैं आपको ऐसे गलत क्या अंदाज़ा बता सकता हूँ। आप अंदाज़ा पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि वो इलेक्शनों के नज़दीक शायद आएँ, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएँ तो वो भी महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ आके उनको शायद मुश्किलात का सामना करना पड़े। इस किस्म का हो सकता है, मैं कुछ अब अंदाज़ा ही बता सकता हूँ आपको। सर अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। कभी मोहब्बत तो हुई होगी ज़िंदगी में? बड़ी बार मोहब्बत हुई है। हर चीज़ से मोहब्बत है मुझे। जी जी। सियासी जवाब नहीं देने यहाँ पे जी? नहीं, मैं सियासी जवाब नहीं। आप पर्टिकुलर सवाल पूछे, मैं पर्टिकुलर जवाब आपने मोहब्बत पूछी है तो मेरे से तो बहुत सी चीज़ों से मोहब्बत है। नहीं, चीज़ों से नहीं, इंसानों से। इंसानों से बहुत, ख़वातीन से बहुत। ख़वातीन से मोहब्बत से आपका मुराद क्या है, मकसद क्या है? चाहत अगर है कि चाहना, कि वो तो बहुत सी ख़वातीन को चाहा होगा, लेकिन इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि मेरा कोई लव अफेयर चला हो या मैं किसी के साथ मिलता जुलता रहा हूँ, वो नहीं। सियासत में अपनी मर्ज़ी से आए? सियासत में पूरी तौर पे अपनी मर्ज़ी। हालांकि मेरा फैमिली ख़ानदान बिल्कुल मुखालिफ है सियासत से। जवानी में किस अदाकारा के फ़ैन थे? जवानी में शुरू में सबिया खानम हमारे उस वक़्त बड़ी टॉप की एक्ट्रेस थी, मुसरत नज़ीर और ये एक्ट्रेसें थी, तो इनकी फिल्में हम देखते थे जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था या इंटर में। कभी किसी को ख़त लिखा हो या किसी से इजहार मोहब्बत किया हो? ऐसा मौका नहीं मिला जी कभी। शादी पसंद की थी या वालिदैन की मर्ज़ी से? शादी वालिदैन की मर्ज़ी की, अरेंज मैरिज। किस तरह के खाने पसंद करते हैं? मैं हर किस्म के खाने, और ख़ासकर जब मैं चाइना और वहाँ कोरिया और वहाँ जाता हूँ तो मुझे वो खाने बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं लाइक करता हूँ उनकी चाइनीज़ डिश, बहुत उनके पास बहुत वैरायटी है। हमारे यहाँ तो वो चंद गिने चुने शोरबा और वो इस किस्म के खाने हैं, उनके यहाँ बहुत रिच वैरायटी है, मैं बड़ा लाइक करता हूँ। चनियोटी कुन्ने के बारे में क्या ख्याल? चनियोटी कुन्ना भी मैं बड़ा लाइक करता हूँ, हालांकि खासा वो ऐसा है कि वो सेहत के लिए कोई मैं नहीं समझता वो बेहतर हो, लेकिन मैं बहुत पसंद करता हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा होता है उसका। फरमाइशी खाने खाते हैं या जो मिल जाए खा लेते? जो मिल जाए। खाने के बारे में मैं हर खाना पसंद करता हूँ, जो भी मिल जाए। और सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। एक डिश मेरी जो लंच में गोश्त बिल्कुल नहीं खाता, सब्ज़ी खाता हूँ। म्यूज़िक किस तरह का पसंद करते हैं? म्यूज़िक में मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट कभी भी नहीं रहा, तो म्यूज़िक सुन लेता हूँ, लेकिन कोई नहीं रही लाइकिंग इतनी मेरी कभी नहीं म्यूज़िक से रही। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, शॉर्ट आंसर दें। इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। सियासत में तो मैं नहीं समझता उनके 3-4 नंबर हों। शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। शहबाज शरीफ बहुत हाई रेटिंग है, 7-8 नंबर समझता हूँ उनके। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। इमरान खान साहब को मैं मशवरा दूंगा कि सियासत छोड़ दें। नवाज शरीफ को फ़ौरन पाकिस्तान आने का मेरी गुजारिश होगी उनसे। शहबाज शरीफ साहब को मैं यही कहूँगा कि वो उनको चाहिए कि ज़्यादा जो कोई वो बेहतर समझते हैं उसको अमल करें, उसको इम्प्लीमेंट कर। बहुत कुछ उनमें टैलेंट है, लेकिन अभी तक जो देखा है ना, उनको झिझक है या कुछ पूरी तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जो उनके ख्यालात हैं। मौलाना फजलुर रहमान बड़े काबिल सियासतदान हैं,
बड़ा उनमें विजन है। आसिफ अली जरदारी कि वो मिलजुल के सबके साथ चल रहे हैं, ये कंटिन्यू रखें। शेख रशीद का मेरे ख्याल में दौर ख़त्म हो गया है। राना सनाउल्लाह की भी मैं सियासत से तो कोई इतना मोटिवेट नहीं हूँ, उनसे कोई इतना मुतासर नहीं हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही, मैं उनको मशवरा दूंगा कि मुस्लिम लीग में दोबारा मिलजुल के, और हमें भी चाहिए कि उनको इनवाइट करें दोबारा। जो शुजात तो हमारे ज़रा करीब है इस वक्त, तो मैं परवेज़ इलाही साहब को भी करीब करना चाहिए। सिराजुल हक, पंजाब की सियासत में कामयाबी के लिए उस जो यहाँ के गुर हैं उसको वो इस्तेमाल करें। उस्मान बुज़दार, उनको तो कोई, मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई डिलीवर किया हो या कुछ ऐसा नाम पैदा किया हो। जहांगीर तरीन, हाँ, बहुत कामयाब बिजनेसमैन है। बड़ा मैं उनसे ज़्यादा मुलाकात मेरी नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं बिज़नेस में, और पॉलिटिक्स में भी वो कामयाबी कर सकते हैं। उनको भी बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत जी, आप भट्टी साहब, आपने इतनी मोहब्बत की, आप हमारे चनियोट आए, हमारे पास जो आता है, हमें पहले तो अव्वल यहाँ आता नहीं है ना, हमारी रोडें ख़राब हैं। आप देखिए, तो जो आते हैं हम तो उनको हमेशा बड़ा वेलकम करते हैं, और आप तशरीफ़ लाए, और हमें आपने देखा होगा कि लोग कितने खुश थे आपसे मिल के।